वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए क्लास होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज थर्ड चैप्टर होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू हम लोग पढ़ते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर कब विश्व में इतिहास रचा। तो भारत में चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर के कब विश्व में इतिहास रचा। तो विश्व में इतिहास, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि भारत में चंद्रयान 3 मिशन के तहत 23 अगस्त 2023 को शाम करीब 6 बजकर के 4 मिनट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस गौरवशाली उपलब्धि की याद में भारत सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था। तो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन मंगलयान था और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन मंगलयान था। मंगलयान, जिसे आधिकारिक तौर पर मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में जाना जाता है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत ने 24 सितंबर 2014 को अपने ही पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस सफलता के साथ भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का सबसे चौथा देश जो है वो सोवियत संघ रूस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बना, चौथा देश बना। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कहलाता है। तो भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का नाम है NAV-1C IRNSS। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NAV-1C नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन कहलाता है, जिसे पहले IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इसरो द्वारा विकसित यह प्रणाली भारत और उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि भारत ने एक साथ कितने उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण PSLV-C-37 द्वारा किया था। तो PSLV-C-37 के द्वारा टोटल 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण PSLV-C-37 द्वारा किया था। भारत ने 15 जनवरी 2017 को इसरो के PSLV-C-37 मिशन द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण किया था। इस ऐतिहासिक मिशन ने श्रीहरिकोटा से कोडासैट 2 सीरीज और 103 अन्य नैनो उपग्रहों की सफलतापूर्वक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ये गगनयान के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित इस मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। भारत इस मिशन की सफलता के साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 76 नंबर की पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भारत ने कब
किए थे। तो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भारत ने 11 से 13 मई 1998 को किया था। भारत ने 11 से 13 मई 1998 को किए थे। इन परीक्षणों को ऑपरेशन शक्ति कोड नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 कुल 5 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसे हमें याद रखना है क्योंकि यही हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन किस संस्था ने विकसित की है? तो कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने विकसित की है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक संस्था ने विकसित की है, जिसे BBV 152 के नाम से भी जाना जाता है। इसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एन एक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि इसे मृत वायरस का उपयोग करके बनाया गया है ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये AI और परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मौसम पूर्व अनुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI मुख्य रूप से AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिजाइन के लिए किया गया है, लेकिन यह बहुविषयक मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रों में उपयोगी है। यह नवंबर 2020 में स्थापित किया गया था। AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे AI कार्यों को संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? तो सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार ये रमन प्रभाव के लिए मिला। CV रमन को नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। 18 फरवरी 1928 को उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव कहा गया। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि इस खोज के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में शून्य जीरो की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो भारत में शून्य जीरो की अवधारणा आर्यभट्ट ने विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर देखेंगे व्याख्या को कि भारत में शून्य जीरो की अवधारणा आर्यभट्ट ने विकसित की और शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित करने का मुख्य श्रेय ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। हालांकि इस विषय में दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी, इन्होंने 628 ईस्वी में अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य जीरो को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में परिभाषित किया और इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग के नियम भी बताए। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी देखें तो आर्यभट्ट ने इससे पहले ही अपनी खगोलीय गणनाओं में सूर्य का उपयोग एक प्लेस होल्डर के रूप में किया था, लेकिन इसे गणितीय संख्या के रूप में पूरी पहचान ब्रह्मगुप्त ने दी थी। नोट, प्रश्न में अवधारणा विकसित करने के बारे में पूछा गया है, इसीलिए सबसे उत्तर सटीक हमारा अवधारणा की बात करें तो ये आर्यभट्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन होगा कि महर्षि सुश्रुत को किस क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? तो इन्हें फादर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कहते हैं। ऐसा महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राचीन भारत का महान शल्य चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने लगभग 2600 से 2800 साल पहले सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। सुश्रुत को
प्लास्टिक सर्जरी, विशेष कर राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया और 300 से अधिक शल्य क्रियाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 82 नंबर कि भारत की पहली स्वदेशी सबमरीन आईएनएस अरिहंत किस क्षमता से लैस है। तो भारत की पहली स्वदेशी सबमरीन कौन है, तो वो है आईएनएस अरिहंत। यह किस क्षमता से लैस है, तो यह परमाणु त्रयी से लैस है। भारत की पहली स्वदेशी सबमरीन आईएनएस अरिहंत परमाणु त्रयी क्षमता भूमि, वायु और समुद्र से लैस है। अर्थात परमाणु त्रयी का अर्थ है कि इसके भारतीय सेना में शामिल होने से भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हथियार प्रक्षेपण की क्षमता वाला देश बन गया। अगला है आईएनएस अरिहंत की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो समुद्र के नीचे से भी परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। यह 83 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 83 नंबर कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात की जाए तो 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। लैंडिंग स्थल, इस लैंडिंग स्थल को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लैंडर और रोवर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अन्वेषण किया। तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट टॉपिक है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, तो चलिए इसे भी हम पढ़ ही लेते हैं। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण तो दिया है कि प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विदेशी निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण इंडिगनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी आपूर्तियों पर निर्भर कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कब की गई थी। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कब की गई थी, तो आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा 12 मई 2020 को की गई थी। भारत सरकार द्वारा 12 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू किया गया अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के समय देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पहल आत्मनिर्भर अस्थायी व्यवसायों को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया, तो मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। 25 सितंबर 2014 को शुरू किए गए अभियान मेक इन इंडिया है का उद्देश्य निवेश को बढ़ाना, तथा इसे सुविधाजनक बनाना है। नवाचार को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और भारत को विभिन्न डिजाइन और नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है,
तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु हरी झंडी दिखाई थी। यह 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है। इसमें मिग 29 के और अन्य लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 मिशन स्वदेशीकरण का उदाहरण। यह मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? तो चंद्रयान 3 मिशन 2023 को सफल हुआ था। इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 मिशन 2023 में सफल हुआ। प्रक्षेपण यह 14 जुलाई 2023 को हुआ। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुआ और स्थान था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। आगे है, इसकी विशेषता है कि यह एक स्वदेशी मिशन था जिसमें लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। सृजन पहल का संबंध किससे है? तो सृजन पहल का संबंध आईटी से है। सृजन पहल का संबंध रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस आइटम्स से है। उद्देश्य है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएस, यूएस और सशस्त्र बलों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को भारत उद्योगों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित करना है। पोर्टल क्या है? तो रक्षा मंत्रालय ने सृजन डिफेंस dfnce-government.in नामक एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। कार्य, यह पोर्टल भारतीय विक्रेताओं को उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो पहले आयात की जाती थी और अब जिन्हें भारत में ही डिजाइन, विकसित और निर्यात किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस सेशन में टोटल 2 अध्याय को देखा है। अगले सेशन में देखेंगे नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लेलिस्ट से जाकर के आप इसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।